नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे G20 की। G20 में भाग लेने के लिए भारत पधारने वाले मेहमानों की और उन मेहमानों में सबसे खास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की। अतिथि देवो भव की परंपरा के हम पुजारी हैं। हमारे लिए सभी मेहमान भगवान के समान हैं। सभी का स्वागत हम अपने हृदय की गहराइयों से करते हैं। लेकिन 16 घंटे का सफर तय कर अपने खास विमान एयरफोर्स वन से भारत पहुंचने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जिक्र अलग अंदाज में इसलिए भी हो रहा है कि वो पहली बार भारत आ रहे हैं और जिस समय ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम आपसे जो बात कर रहे हैं, उसी समय, ठीक उसी समय भारत की धरती पे वो कदम रखे। हम भारत आगमन से लेकर उनके वापस जाने तक की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, उनसे जुड़ी हर बात आपको बताएंगे। वो क्यों खास हैं यह भी आपको बताएंगे और उनके साथ क्या खास है यह भी हम आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के लोग 3 दिन पहले से दिल्ली में क्यों हैं। बाइडेन जब तक भारत में रहेंगे 300 कमांडो की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। 55 से 60 गाड़ियां उनके काफिले में शामिल होगी और G20 में शामिल होने वाले देशों में सबसे ज्यादा बड़ा काफिला बाइडेन के साथ चलेगा। दुनिया की सबसे सुरक्षित कार द बीस्ट भी एयरफोर्स वन के साथ भारत आ रही है और इसी बीस्ट में जो बाइडेन G20 की बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे। द बीस्ट की खासियत के बारे में भी हम आपको बताएंगे और अपने प्रोग्राम में यह भी चर्चा करेंगे कि जो बाइडेन के भारत आगमन का ग्लोबल पॉलिटिक्स के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। क्या G20 के सफल आयोजन का फायदा भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी होगा? क्या भारत की वैश्विक पहचान का मुद्दा देश की राजनीति में भी मुद्दा बनेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन अभी अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि जो बाइडेन का एयरफोर्स वन विमान जो है वो दिल्ली के IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। कुछ ही देर के बाद वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद से वो वहां से सीधे निकल करके प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। 7:35 पे यह वार्ता पहले से शेड्यूल है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले जो चीजें हमने आपको बताई थी कि हम जो बाइडेन के बारे में हर एक चीज आपको बताएंगे, किस होटल में ठहरे, उनकी सुरक्षा घेरा क्या है और द बीस्ट जो कार, जिस कार को उनके साथ हमेशा किसी भी बड़े दौरे पे वो जाते हैं देश से बाहर, वहां पर वो कार भी इनके साथ में जाती है क्योंकि उसमें सुरक्षा के वो पुख्ता इंतजाम है और उनकी सुरक्षा को लेकर के कितना चिंतित है अमेरिका। और जिस किसी भी देश में जाता है वहां पर अमेरिका की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो उस देश की सुरक्षा व्यवस्था के भरोसे वहां पर यात्रा नहीं करते हैं। यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि द बीस्ट जिस कार में जो बाइडेन यहां से जब तक भारत में रहेंगे 3 दिन तक वहां जाएंगे, उसमें क्या विशेषता है द बीस्ट की कि विश्व की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है द बीस्ट। और इसी कार में जो बाइडेन जो है भारत में जब तक रहेंगे इसी में यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पास भी इसी गाड़ी में जाएंगे। 5.5 मीटर लंबी है द बीस्ट, बख्तरबंद कार है और इसकी लंबाई जो है वो 5.5 मीटर है और स्टील, एल्यूमिनियम, सेरेमिक, टाइटेनियम से बना है। इतना मजबूत है कि इसमें गोली भी असर नहीं करती। लगभग 9 टन है इसका कुल वजन, जो अगर आप कहें कि 9 टन इसका वजन है और कोई बम और गोली इस पर असर नहीं होता। अगर बम विस्फोट भी, अगर लैंड माइन भी इसके नीचे में फट जाए तो इस द बीस्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उसका कुछ भी नहीं होगा। केमिकल वेपन का भी इस पर कोई असर नहीं होता। कितना सुरक्षित है आप समझ सकते हैं कि बम, गोली के अलावा केमिकल वेपन का भी इस पर असर नहीं होता। न्यूक्लियर खतरे से भी द बीस्ट जो है वो बचाती है। और जो सफर है, इसीलिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो अपने साथ में हमेशा लेके चलते हैं। टायर कभी पंचर नहीं होते, चाहे आप इसमें गोली भी मार दें, धनाधन पूरे गोली से छलनी कर दे, लेकिन ये टायर जो है वो पंचर नहीं होता। एक सैटेलाइट फोन इनबिल्ट होता है इसके भीतर में और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी होती है। जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके ग्रुप का ब्लड भी इसमें यहां पर रखा होता है। हमेशा पेंटागन से कनेक्ट रहता है। पेंटागन रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, पेंटागन से कनेक्टेड रहता है। सैटेलाइट फोन के जरिए इसमें बातचीत अमेरिका से होते रहती है और नाइट विजन कैमरे से लैस होती है, यानी रात में भी अगर ये गाड़ी कहीं फंस जाए तो इन्हें साफ, सुरक्षित सब कुछ दिखाई देता रहेगा। टीयर गैस ग्रेनेड भी लॉन्च करने में ये सक्षम है। दोनों का आगे की जो 2 इनके पहिए हैं उन दोनों के बीच में वहां से फायर भी किया जाता है। रिलीज करती 120 वोल्ट का करंट जो है ये कार
रिलीज कर सकती है। ये अपनी सुरक्षा के लिए भी इनके पास इंतजाम है, बाहरी हमले से बचने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के भी इंतजाम है। राष्ट्रपति के अलावा 6 और लोग जो है वो इसमें बैठते हैं, जो मुख्यतः इनके सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। कार में है 8 इंच का आर्मर प्लेट, जो इन्हें विशेष परिस्थिति में इनकी रक्षा करती है। कार के भीतर में पंप एक्शन गन और रॉकेट पावर गन भी इस गाड़ी में द बीस्ट में लगे हुए हैं, और यही बीस्ट जो है उनके साथ में चलती है। आज भी यहां आईजीआई एयरपोर्ट पे उतरी है और राष्ट्रपति के ऊपर नहीं होने देती कोई भी हमला। और हमले की स्थिति में खुद बना सकती है अपना ऑक्सीजन। समझ लीजिए, अगर किसी ऐसी परिस्थिति में बच गई कि वहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो अपना ऑक्सीजन भी ये खुद बना सकती है। केमिकल अटैक से प्रूफ होता है पैसेंजर केबिन, यानी पैसेंजर केबिन जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां जो बाइडेन बैठते हैं, वहां पर ये फैसिलिटीज होती है। द बीस्ट कार में होती है आवश्यक मेडिकल सुविधाएं। इसके अलावा ये सारी चीजें के अलावा मेडिकल सुविधाएं भी कार के भीतर ही मौजूद होती है। और ये तो बीस्ट की जो विशेषता है वो विशेषता हमने बताई आपको। अब जो बाइडेन जब इंडिया आएंगे तो आईटीसी मोरिया, हालांकि जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं आईटीसी मोरिया में ही वो रुकते हैं। मोरिया शेरेटन के चाणक्य स्वीट में वो रुकेंगे और इनके स्वीट तक सीधा वो जो लिफ्ट है वो वहां तक जाती है। इनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है, सुरक्षा कवच में तब्दील हो चुका है आईटीसी मोरिया। 300 कमांडो जो है इनके सीक्रेट सर्विस के वो यहाँ पर पहुंच चुके थे 3 दिन पहले ही, और वो सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। उनकी देखरेख में सारी चीजें हो रही है। बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है चाणक्य स्वीट। ये उनके भीतर का ये प्लेन है। मैं ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर एयरफोर्स 1 आकर के रुका है और स्वागत के लिए बाहर जो लोग हैं वो तैयार है, पूरा भारत तैयार है। और ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है, और धीरे से कुछ ही पलों में राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो दरवाज़ा खुलेगा और वहां से वो निकलेंगे और सीधा एयरपोर्ट पे उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद जो है यहाँ से सीधे उनकी गाड़ी भी, इसी एयरफोर्स के पीछे से उनकी गाड़ी भी, जिसके बारे में द बीस्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताई, वो गाड़ी भी इनके साथ ही उतरेगी पीछे से, और उसके बाद उसी गाड़ी में बैठ करके ये सीधा प्रधानमंत्री मोदी के आवास जाएंगे। वहां पर 7:35 पे जो पहले से शेड्यूल किया हुआ है इनका प्रोग्राम, ये मिलेंगे और उसके बाद फिर वापस आईटीसी मौर्या में आएंगे और नाइट स्टे इनका वहीं पे। उसके बाद सुबह के कार्यक्रम है और कल से औपचारिक शुरुआत है G20 की। हालांकि आज द्विपक्षीय वार्ता है, आज 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और उसके बाद कल से जो है 9 और 10 2 दिन। देखिए अपनी सीधी तस्वीर, जो बाइडेन बाहर आ चुके हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे उन्होंने ग्रीट किया है। जो लोग उनको उनके स्वागत में वहां आए हैं उनको ग्रीट किया है, और अब उन औपचारिक स्वागत के बाद वो सीधा तो जो बाइडेन पहुंच चुके हैं भारत, और औपचारिक तौर पे उनका स्वागत वहां पर रिसीव कर लिया गया। वो अपने द बीस्ट में वो बैठ चुके हैं। अब यहां से सीधे प्रधानमंत्री के आवास की तरफ वो जाएंगे और वहां पर द्विपक्षीय वार्ता है प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में, और द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो वापस आईटीसी होटल अपने स्वीट में, चाणक्य स्वीट में आएंगे, और उसके बाद कल से जो G20 की बैठक है उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और हमारे साथ इस पर आगे चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे कि जो बाइडेन के आने से G20 के भारत में इतने भव्य आयोजन के बाद से भारत को क्या मिलेगा। इस आयोजन से भारत की छवि विश्व पटल पे किस तरीके की बनी है, और भारत अमेरिका संबंध पे खासतौर पे क्या असर पड़ने वाला है, और कितना मजबूत होगा लोकतंत्र, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र हैं, एक क्षेत्रफल के दृष्टि से, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोनों बड़े लोकतंत्र का मिलन जब होगा इस G20 के प्लेटफॉर्म पे, तो विश्व को क्या संदेश जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनू परमार जी हैं, इसी तरीके के मुद्दे पर वो बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही बारीक नजर रखती है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस तरीके के मसले पे हम लोग अक्सर चर्चा भी करते रहना। आकाश जिंदल है जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं और इस तरीके के मुद्दे पे
बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं मीनू जी से करना चाहूँगा। मीनू जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन पहुँच चुके हैं भारत, यहाँ पर उनका स्वागत भी हो गया। अब वो थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं एयरपोर्ट से बाहर। जो तस्वीर आप बीच पे है वो मैं आपको वो दिखाता भी रहूँगा अपने प्रोग्राम के बीच में। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस G20 के आयोजन को लेकर के अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की फीलिंग क्या है, किस तरीके का रिएक्शन है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? चूंकि आप लोग भारत की हैं और भारत के सेंटिमेंट को सात समुंदर पार जो है वो बनाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। इस आयोजन को लेकर के किस तरीके का उत्साह सात समुंदर पार देखने को मिल रहा है? आप कैसा महसूस कर रही हैं इस सफल आयोजन को देखते हुए? मीनू जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे ये प्रिविलेज दिया कि मैं ये प्रोग्राम को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसमें आपने मुझे ये स्पेस दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी टीम और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको जय भारत, जय जय भारत वंदनम और वंदे मातरम जी। वंदे और मातरम। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आप लोग ने जिस तरह से इसको कवर किया है और जिस तरह से मैं न्यूज में भी देख रही हूँ, इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता और जिस तरह से भारत मंडलम को उसे वहाँ पे जिस तरह से सुशोभित किया गया है, नटराज की मूर्ति, भारत की हर हर एक कोने कोने की संस्कृति को वहाँ पे जिस तरह से पूरा डेकोरेट किया है और जो भी विदेशी मेहमान हमारे आएंगे वो जानेंगे कि बाहर भारत क्या था, क्या है और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। और खास करके हम न्यूयॉर्क में हमारा जो ग्रुप है वो बहुत उत्साहित है, बहुत हम लोग रोज बातें करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भारत इस लेवल पे इस तरह से चमकेगा। और ये पूरा श्रेय मैं पूरे भारतीय के एक एक नागरिक को देना चाहूंगी जिन्होंने मोदी जी को इतना सहयोग दिया। वो जो भी करते हैं उनको सहयोग देते हैं और जो क्रिटिसाइज करते हैं वो भी उनका हक है, क्योंकि क्रिटिसाइज से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हमें उनका भी धन्यवाद देना चाहिए कि वो जो कुछ भी क्रिटिसाइज करते हैं हमारे मोदी जी उनको प्रेरणा में लेते हैं और नेक्स्ट लेवल पे उसको लेकर जाते हैं। और दूसरी बात, मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, बहुत खुशी हूँ कि मैं खुद अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मोदी जी का जो चुनाव क्षेत्र है वहीं पे मैं वोटिंग करती थी और आज मोदी जी हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री बन के आए हैं। तो मुझे हर तरह से खुशी है। हमारे यहाँ पे जो गुजराती समाज है और जो कोई भी यहाँ पे इंडियन हमसे मिलते हैं वो हर इंसान सिर्फ G20 की ही बात कर रहा है कि G20 बहुत देशों ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ये एक विश्व उत्सव की तरह हम उसको देख रहे हैं। ये G20 कोई सम्मेलन नहीं है, एक उत्सव एक हो गया है, पूरा वर्ल्ड फेस्टिवल होगा ना, उस तरह से हो गया है और पूरा भारत एक अलग ही छवि बन के आएगा। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कवरेज दिया है और मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अभी आप बने रहिए हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं। आकाश जिंदल जी, मेरा आपसे सवाल, जिस तरीके से, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है और जिस तरीके से रिस्पांस केवल अपने भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो भारतीय हैं रह रहे हैं उनको भी गर्व महसूस हो रहा है। केवल मीनू जी ही नहीं, केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि जो 20 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज है जो यहाँ पर आ रही हैं, वहाँ पर भी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी गर्व का एहसास हो रहा, वो महसूस कर रहे हैं कि अब भारत वो नहीं है जो भारत पहले था। भारत बदल चुका है और भारत जो है अब विश्व को रास्ता दिखा रहा है। एक चीज लेकिन सबको जो क्रिटिसाइज भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सबको जानने की इच्छा होती है कि इतने बड़े आयोजन से, इतनी भव्यता से, इतनी दिव्यता से भारत को आखिर लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या, भारत की जनता को क्या मिलेगा, भारत की इकोनॉमी को क्या मिलेगा, भारत का आर्थिक कितना विकास होगा, भारत की जो छवि विश्व पटल पे है उस पटल पे जो छवि है उस छवि से क्या भारत के भीतर जो राजनीति चल रही है क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? आकाश जी। किसी ने नहीं पूछा कि भारत की जनता को क्या फायदा होगा जी। सबसे पहले भारत की जनता से शुरुआत करूंगा जी। भारत की जनता को बता रहा हूं, अगर आप मेरे भाई समोसे की रेडी लगाते हैं मेरे शहर बठिंडा में, अगर आप लकड़ी के मिस्त्री हैं बरेली में, अगर आप बेंगलुरु में एक फर्नीचर गैलरी खोल के बैठे हुए हैं बड़ी हाईटेक, आप तीनों की कमाई बढ़ जाएगी। ये महज एक सरकारी फंक्शन नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी को खुशहाली देने वाला है।
अब समोसे की रेडी लगाने वाले भाई की कमाई कैसे बढ़ेगी? देखिए, इससे क्या है, बहुत मेजर एफडीआई आई है। एफडीआई का मतलब है देश में पैसा, पैसे से मतलब है रोजगार, और रोजगार का मतलब है लोग जाके खर्चेंगे। एक व्यक्ति खर्चता है तो 5,000 व्यक्ति कमाते हैं, तो ओवरऑल जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो मेरा जो समोसे बनाने वाला भाई है उसका समोसा महंगा बिकेगा, वैल्यू एडिशन होगी, ज्यादा बिकेगा। सिमिलरली फर्नीचर ज्यादा बिकेगा, सिमिलरली हर चीज ज्यादा बिकेगी। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको इंक्रीमेंट अगर 2 साल से कम मिल रहे थे, बढ़िया बढ़िया इंक्रीमेंट मिलेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेंगी। तो हर हिंदुस्तानी के लिए ये खुशी का, खुशहाली का, तरक्की का उत्सव है। हर हिंदुस्तानी का उत्सव है ये। हर हिंदुस्तानी की जेब में पैसा बढ़ाएगा, खुशहाली लाएगा, उसके घर में खुशियां लाएगा। तो महज एक सरकार का उत्सव नहीं है, हर हिंदुस्तानी का उत्सव है। हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से झूमा हुआ है और उसका इम्पैक्ट मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है मुकेश जी, आने वाले 3 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। और एग्जैक्ट बता दूं, जीडीपी ग्रोथ 35 बेसिस पॉइंट्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदुल.in का मानना बढ़ जाएगी। डेफिसिट हमारा 2% कम हो जाएगा। ऑलरेडी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सफर बहुत आसान हो जाएगा बहुत जल्दी। अब 3 नहीं, मेरा तो मानना है 2.5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। 2031 में फर्दर प्रेडिक्शन है $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2035 में उसके बाद प्रेडिक्शन आ रही है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की, और 2060 में बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की। ओके जी, आप एक बहुत वेटरन एंकर हैं, आप तो सारी इकोनॉमी को समझते हैं, जानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज हिंदुस्तान क्यों आएगी? क्योंकि हमारा राइवल चाइना बहुत कमजोर हुआ पड़ा है। बिल्कुल। आज की तारीख में चाइना को दुनिया का बड़ा हिस्सा पसंद नहीं कर रहा। वहां डेट का संकट है, वहां रियल एस्टेट का इशू है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां डिफ्लेशन है 0.3%। यानी वहां के लोगों की जेब में पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए, ना ही उन्हें कर्जा मिल रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान एफडीआई के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब को सैल्यूट करूंगा, जिस तरह की उन्होंने इमेज बनाई है हिंदुस्तान की, जिस तरह की उन्होंने ब्रांडिंग हमारे हिंदुस्तान की बनाई है, इसके बाद एफडीआई बहुत ह्यूजली हिंदुस्तान में आएगी। और हिंदुस्तान को जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाने का सपना है वो साकार होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो सारे थीम जो बहुत खूबसूरत थीम हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने दिए हैं, वो सच होते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कितनी गर्मजोशी से सभी ग्लोबल लीडर्स जो है आगे आ रहे हैं। मेरी बहन मीनू जी जो न्यूयॉर्क में बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं एक्सपेक्टेड नहीं था हिंदुस्तान की ग्रोथ। मेरी बहन को मैं बताना चाहता हूं पूरे प्रेम से, मेरी बहन आप वेट कीजिए, अभी तो ग्रोथ शुरू हुई है, अभी तो हम जर्नी में बैठे हैं। अभी तो चंद्रयान हमारी ग्रोथ को आगे लेके जाएगा। हमारे मोदी साहब ने तो ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। पहले चंद्रयान, जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही है, मेरी बहन ने अमेरिका में बहुत शोज देखी होंगे चंद्रयान की तारीफ के। जीडीपी ग्रोथ 7.8%, दुनिया में फास्टेस्ट। हमसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, किसी भी जीडीपी ग्रोथ हमारे बराबर नहीं है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान खुशहाली और तरक्की का ये उत्सव बना रहा है, और हर हिंदुस्तानी इससे जुड़ा हुआ है। और आयोजन इतना भव्य है, इतना बढ़िया है कि पूरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आकाश जी, एक सवाल, दो जिक्र किया आपने, एक चीन का जिक्र किया और दूसरी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी का आपने जिक्र किया। एक चीज पे आपसे जानना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि चाइना नहीं आया इसमें, चाइना ने जो वजह बताई है कि उसकी घरेलू कुछ राजनीतिक वजह है, लेकिन क्या आपको लगता है सिर्फ उन्हीं वजहों से चाइना ने इनकार किया आने से, या अपनी मजबूरी जताई, या इस सफल आयोजन को देख करके चाइना में कुछ चिढ़ है, कुछ खुन्नस है, या एक तरीके की जेलसी है? क्योंकि अब चाइना से ही मेन टक्कर है। अगर इकोनॉमिक के लेवल पे देखें, अगर जीडीपी के लेवल पे देखें, अगर अर्थव्यवस्था के लेवल पे देखें, तो चाइना जो है, अब चाइना को पछाड़ने में ही भारत जो है वो लगा हुआ है, और उनकी मुख्य जो टक्कर है इकोनॉमिक फ्रंट पे वो चाइना के साथ होने जा रही है। अगर तीसरी इकोनॉमी भारत बनता है अगर नेक्स्ट 5 ईयर में या 3 ईयर्स में, तो क्या आपको लगता है कि चाइना से ही चुनौती है? क्या बढ़िया सवाल पूछा है मुकेश जी, और जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, चाइना से ही टक्कर है, बिल्कुल सही, आपने सटीक निशाना लगाया है। चाइना से ही टक्कर है, और इस टक्कर में चाइना से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज की तारीख में मुकेश जी, आप जानते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल एंकर हैं, चाइना वो इकोनॉमिक पावर नहीं रहा जो 2015 तक था। अब तरह तरह की दिक्कतें चाइना को आ रही हैं, दुनिया का बड़ा हिस्सा पसंद नहीं कर रहा उसे। अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते हैं सारी दुनिया जानती है। ताइवान का इशू उसके सर पे मंडरा रहा है। उसके अलावा जो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जिस तरीके से वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छोटे कंट्रीज को कर्जा देता था, बाद में जो एक्सप्लॉइट करता था, वहां वो एक्सपोज हो गया है। श्रीलंका का इशू उसके सामने है,
पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा दिया, बड़े एग्जॉर्बिटेंट रेट पे 5 जनरेशन मशीनरी बेची, और आज की तारीख में जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया 3.86%, लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानता है। तो चाइना को कहीं पसंद नहीं किया जा रहा, वो अलग थलग पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, आपने जो बड़े खूबसूरत सवाल पूछा, टक्कर है, मैं तो कहूंगा चाइना के दिन लद गए हैं। अब चाइना के साथ वही हाल होने वाला है मुकेश जी जो 80s में जापान के साथ हुआ था। याद कीजिए वो वक्त 2020 जब चाइना सोच रहा था मैं तो युआन को ग्लोबल करेंसी बना दूंगा, कहां गए वो दिन, कहां गए वो सपने। आज जो है वो सपने कहीं पे नहीं है, चाइना अब कहीं नहीं दिख रहा। अब मैन्युफैक्चरिंग का डेटा दे दूं, मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान सारी दुनिया में सेकंड हो गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात तब कही जा रही थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था कि हम कैशलेस हो जाएंगे, डिजिटल पेमेंट्स। हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 है मुकेश जी। 2022 की बात करें, आपको हिंदुस्तान और चाइना दोनों का डेटा देता हूं। हमारी ट्रांजैक्शन दुनिया में नंबर 1 है, 89.5 मिलियन। चाइना कहां है? पुअर थर्ड, 17.6 मिलियन। तो आज की तारीख में टक्कर है, और टक्कर में भी हिंदुस्तान जीतेगा क्योंकि हमने प्रेम, दोस्ती, वसुधैव कुटुंबकम से जो है लोगों का दिल जीता है। और जहां दिल जीत लिया वहां पैसा आएगा, प्रेम से आएगा। यहां इन्वेस्ट करेंगे, मेक इन इंडिया होगा, हमारे साथ बैठ के चाय पिएंगे। बिल्कुल मैं मीनू जी के पास मीनू जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा। मीनू जी, जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थी तब भी आप उनका अनुभव आपने साझा किया, अब प्रधानमंत्री हैं, फिर आप जो है वहाँ पर देख रही है सारी चीज़ें, भारत को बदलते हुए देखा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों के रूप में। मैं चाहूँगा कि जब आप यूएस में रहती हैं और वहाँ पर जब मोदी जी गुजरात में थे तो शायद उनको यूएस का वीज़ा नहीं मिला था और वो जा नहीं पाए थे, आप लोगों से मिल नहीं पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, आप लोगों से मिले भी हैं। मैं चाहूँगा कि एक गुजराती या एक भारतीय होने के नाते यूएस में लोगों की फीलिंग, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। मुकेश जी, बहुत धन्यवाद वापस से मुझे लेने के लिए। मुकेश जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो दौर भी देखा था जहाँ हर महीने दंगे होते थे, हर 10-15 दिन के लिए कर्फ्यू लगते थे, और उसके बाद जो एक दौर आया मोदी जी का, और उससे लेके आज तक 27 साल हो गए, 27 से 28 साल हो सकता है, मेरे अकाउंट में गलती हो, लेकिन आज तक जो डेवलपमेंट की सीढ़ियां गुजरात चढ़ता गया और उसके बाद मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उसी वे में जिस तरह से गुजरात को उन्होंने विकसित किया, गुजरात मॉडल बनाया, आज दुनिया में भारत मॉडल बनेगा। पहले गुजरात मॉडल लेके भारत के लोग तरक्की की एक पैमाना तय करते थे, आज भारत मॉडल को लेके विश्व ये पैमाना तय करेगा। ये 2 शब्द में इतना ही कह सकती हूँ। बिल्कुल, पहले गुजरात का मॉडल था विकास का, अब बिल्कुल देश में गुजरात का मॉडल था विकास का, और अब विश्व में भारत एक मॉडल बनेगा विकास का। ये 2 शब्दों में पूरा उनका व्याख्यान आ जाता है। बिल्कुल सही है। मैंने तो उनको नजदीक से देखा है, जब फर्स्ट उनको वीजा नहीं मिला था तो गुजराती भाई हैं, गुजराती लोग, उनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, हमारा पूरा भरोसा था कि आप मत दीजिए, आप खुद बुलाने आएंगे, निमंत्रण देने आएंगे। और वही हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और फर्स्ट टाइम ये यहाँ आए और हमें उनको बिल्कुल नजदीक से मिलने और देखने का मौका मिला। वो क्षण आपको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि पूरे न्यूयॉर्क में से भारतीय दिखाई दे रहे थे, और जितने भारतीयों के साथ साथ जितने भी अमेरिकन और यहाँ के जो स्टोर्स थे, उन्होंने चाय फ्री कर दिया था, किसी ने नाश्ता फ्री, जो भी इंडियंस आएगा उसको सब फ्री। तो ये उनका जलवा था उस समय। और आज आप सोचिए कि अगर अभी जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, तो हम अपने आप को भारत मानते हैं, जहां जाते हैं तो लोग हमें ही भारत समझते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और भी, हमें एक चीज़ पे और गर्व करना है कि जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और विश्व गुरु बनने की राह में जो रोड़े हैं वो रोड़े क्या है, ये मैं आकाश जिंदल जी से जानना चाहूँगा। आकाश जी, हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टैकल्स अभी भी हैं। 2 चीज़ें हैं, एक अमेरिका और भारत की अगर आप तुलना करें तो दोनों डेमोक्रेसी के पैरोकार हैं, दोनों अपने आप में एक बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी रहते हुए अमेरिका जिस तरीके से सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचता है,
और विस्तारवादी जो नीति है और दूसरे देशों में जो इंटरफेरेंस है उनका, चाहे किसी भी लेवल पे हो, और भारत जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिस तरीके से सह अस्तित्व की बात करता है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिन में वसुधैव कुटुंबकम की यह जो थीम पे ये G20 की ये मीटिंग रखी गई है पूरी, क्या आपको लगता है यही आपको विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा? आकाश जी मुकेश, जी। मेरा ये मानना है जी कि ये मुकेश जो जी, हिंदुस्तान का प्रेम है, जी जी मीनू जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हिंदुस्तान है जी यही जो है हमें होंगे गुरु अभी, बनाएगी। क्योंकि मेरा हिंदुस्तान का टाइम हो गया है जो और मैं एटीट्यूड ज्यादा है, देर रुक नहीं जो सकती दोस्ती वाला मैं जो अच्छा, है, आपको बिल्कुल सुनूंगी बिल्कुल करना, बिल्कुल लेकिन मीनू जी, मैं मीनू जी, जो एक हमें- आकाश जी, मीनू जी का समय हो गया, इनको कहीं दूसरा एंगेजमेंट है, वो जाना चाह रहे, तो ठीक है मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे पास समय की भी कमी, क्योंकि अब जो है सीधा हम ले चलेंगे अपने दर्शकों को सीधा जो बाइडेन जो अभी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकलेंगे वहां पर भी हम जाएंगे और आकाश जी से हम बात करेंगे। मीनू जी, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। जो बाइडेन अपनी सवारी में, अपने द बीस्ट में वो बैठ चुके हैं, अब यहां से कुछ ही देर में यहां से रवाना होंगे सीधे प्रधानमंत्री के आवास की तरफ, और उसके बाद जो है वहां पर उनकी द्विपक्षीय जो है वो वार्ता होगी। वापस चलते हैं आकाश जिंदल जी के पास। आकाश जिंदल जी, अपनी बात पूरी कीजिए और साथ में हम जो बाइडेन से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे, और आकाश जिंदल जी अपनी बात भी पूरी करते रहेंगे। आकाश जी, जो कह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए। जी मुकेश जी। देखिए, मेरा ये मानना है हिंदुस्तान ने प्रेम से, मित्रता से लोगों के दिलों को जीता है। वो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना याद आ जाता है, वो जो है प्यार से जीते दिलों को दिखा दे आसमां। तो हमने तो प्रेम, दोस्ती और वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया है। और आज देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में जो हमारी सरकार ने स्टैंड लिया है, सारी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। चाइना तो अलग थलग पड़ा हुआ है। जहां तक यूएस की बात है, बिल्कुल बात है, यूएस से हमें बहुत तरीके से जो है डील करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस जाहिर सी बात है सेल्फिश एंगल को लेकर चलेगा। आज यूएस को हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि चाइना उसे दिख रहा है। यूएस की चाइना से एक तरीके से कह सकते हैं टक्कर है, और हिंदुस्तान यूएस को एक बहुत बड़ा मित्र के रूप में दिख रहा है। यूएस हिंदुस्तान को उस नाते से देख रहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ काफी सिनर्जीज हैं। यूएस को हिंदुस्तान की जरूरत क्यों है? क्योंकि यूएस को काफी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वेपन की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। हिंदुस्तान वो इकोनॉमी है जिसके पास टैलेंटेड मैन पावर है, एक वायबल रेट, तो वो जो है एक उनके लिए फैसिलिटी है। उसके अलावा हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो यूएस, दर्शकों को अपडेट कर दूं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है हमारा, चाइना को डिस्प्लेस करके। अब जो आगे आपका सवाल है, मेरे हिसाब से एक तो जेट इंजन को लेके, डील को लेकर डिस्कशन हो सकती है, न्यूक्लियर को लेकर डिस्कशन हो सकती है, ड्रोन्स को लेकर डिस्कशन हो सकती है, और सबसे बड़ी मुझे जो उम्मीद है और खुशी होगी अगर हिंदुस्तान, सऊदी और यूएस की जो एक डील की संभावना बन रही है कि एक रेल, रोड, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाए, वो चीज भी अगर आगे बढ़ती है तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो चाइना को एक करारा जवाब होगा जो चाइना ने वन बेल्ट वन रोड के नाम से छोटे देशों को लूटने का एक प्लान बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती एक दूसरे को सूट करती है, तो अमेरिका को भी सूट करता है आज हिंदुस्तान। बिल्कुल आकाश जी, मैं एक सवाल मेरा और है आपसे। एक जब हम लोग पिछले दिनों आपसे चर्चा कर रहे थे, जब रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के भारत पे क्या आर्थिक असर पड़ेगा, इस पे हम चर्चा कर रहे थे, और उस दौरान जो आपने बातें बताई थी उसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल है कि G20 के एजेंडे में यूक्रेन वॉर को भी रखा गया है प्रमुखता से, और मुझे लगता है कि शायद यही एक एजेंडा है, इस वजह से रूस और चाइना ने अपने आप को G20 की इस मीटिंग से अलग रखा है। क्या आपको लगता है कि G20 की मीटिंग में इस एजेंडे को रखना और इस एजेंडे पे जो बातचीत होगी, उस एजेंडे में अमेरिका और भारत, अगर इस पे द्विपक्षीय वार्ता में बातचीत होती है, इसका असर क्या वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा? आकाश, उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और बहुत ही आपने खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है। ये जो यूएस और हिंदुस्तान में बातचीत होगी उसका असर पड़ेगा, दुनिया पे असर पड़ेगा। रशिया यूक्रेन को लेकर चीजें कैसी आगे बढ़ती हैं उससे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीफ हुई है किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड लिया है। चाइना का स्टैंड तो कहीं पे कोई पसंद ही नहीं किया गया। चाइना ने इस बीच, इधर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, ताइवान को लेकर क्या स्टैंड लिया, तो चाइना का साउथ चाइना सी में क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं चाइना अलग थलग पड़ा हुआ है। चाइना जो है, मैं तो ये कहूंगा, चाइना की इकोनॉमी तो डाउन चल रही है। एक बड़ा पुराना मुहावरा है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
या रस्सी चलने लगी है और बल चाइना का और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं ऐसे चक्र में फंसता जा रहा है जहां वो खुद डाउन जाएगा। अब देखिए, कभी वो कहता था युआन को मैं ग्लोबल करेंसी बनाऊंगा, अब हालात हो गई है कि युआन के वो हालात हो जाएंगे कि उसे ऑप्टिमली वैल्यू करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज आपको बता दूं मुकेश जी, साल बाद ये डिस्कशन चल रही होगी कि जैसे जापान की इकोनॉमी 80s में डाउन गई थी, वैसे चाइना डाउन जाएगा। अब चाइना के डाउन जाने के दिन आ रहे हैं। ये G20 एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप हिंदुस्तान तेजी और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा और चाइना फर्दर और स्पीड से डाउन जाएगा। लोग चाइना कहते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जनाब थी बिल्कुल बिल्कुल थी। जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ में लगातार वो गिरते जा रहा है और भारत की जीडीपी ग्रोथ जिस तरीके से तेजी से आसमान की तरफ बढ़ रहा है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये बैलेंस भी जो है, ये जो गैप है चाइना और भारत का, वो भी थोड़ा कम होगा और बाद में एक समय ऐसा भी आएगा जो भारत चीन से आगे निकल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जिंदल जी आपका, मीनू परमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन G20 की यह बैठक जो है वो अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो मेहमानों का आना बाकी है। अभी बाइडेन आ चुके हैं, बाइडेन के अलावा और भी ढेर सारे मेहमान हैं जो भारत की धरती पे कदम रखेंगे और आज रात तक सभी के सभी मेहमान जो है यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल से 2 दिनों की ये जो बैठक है औपचारिक दिल्ली में वो शुरू होने वाली है। और इस बैठक में द्विपक्षीय वार्ता होगी। 15 द्विपक्षीय वार्ता जो है पहले से शेड्यूल किया गया है। प्रधानमंत्री का कल का जो शेड्यूल है काफी बिजी है। सुबह 9 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत है और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। दिन में भी 2 उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 9 तारीख को जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक के साथ, और इसके अलावा 7 और कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ डिनर पे भी वार्ता होगी। वो भी एक ऑफिशियल डिनर है और उस ऑफिशियल डिनर में ऑफिशियल वार्ता भी होगी। यानी आज से लेकर के परसों यानी 10 सितंबर तक भारत में धूम रहेगी, भारत में उत्सवी माहौल रहेगा, क्योंकि विश्व के सारे मेहमान हमारी धरती पे है। और स्वागत है हमारी धरती पे सभी लोगों का जो हमारे यहाँ आए हैं। G20 की हर एक अपडेट के लिए आप सुदर्शन न्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आपको अपने चैनल पे यूं ही दिखाते रहेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 8 बजे हम लेकर के आ रहे हैं G20 पर एक खास बातचीत, एक खास एंगल से बिंदास पोल में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।